अन्ना कैरेनिना रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय का एक उपन्यास है जिसे पहली बार 1878 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। व्यापक रूप से लिखे गए साहित्य के सबसे महान कार्यों में से एक माना जाता है। टॉल्स्टॉय ने खुद इसे अपना पहला सच्चा उपन्यास कहा। राजकमल प्रकाशन ने 2003 में इसका हिंदी एडिशन निकाला जो 416 पेज का है। अन्ना कैरेनिना लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना के केंद्रीय पात्रों में से एक है। कैरेनिना एक खूबसूरत महान पिट्सबर्ग की महिला स्टीव ओब्लोस्की की बहन एलेक्सी कैरेनिन की पत्नी है। अन्ना प्यार और भावनात्मक ईमानदारी के मार्ग पर चलती हैं और समाज उसे व्यभिचारी समझते बेदखल करते हैं। वो बहुत दुख झेलती हैं और आखिर में आत्महत्या कर लेती हैं। जटिल उपन्यास एक दर्जन से अधिक प्रमुख पात्रों के साथ अन्ना कैरेनिना 800 से अधिक पृष्ठों में फैला हुआ है। ये आमतौर पर 2 खंडों में निहित है। ये विश्वासघात, विश्वास, परिवार, विवाहशाही, रूसी समाज, इच्छा और ग्रामीण बनाम शहरी जीवन के विषयों से संबंधित है। कहानी अन्ना और तेज तर्रार घुड़सवार अधिकारी काउंट एलेक्सी किरिलोविच व्रोंस्की के बीच एक विवाहोत्तर संबंध पर केंद्रित है जो सेंट पीटर्सबर्ग के सामाजिक हलकों को बदनाम करता है। युवा प्रेमियों को खुशी की तलाश में इटली भागने के लिए मजबूर करता है। तो बताएंगे आपको इस पूरे किताब की स्टोरी। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मॉस्को में रहने वाली संभ्रांत घर की युवती डॉली को अपनी सारी दुनिया बर्बाद होते हुए नजर आती है। उसने अभी अभी अपनी पति स्टीवा की बच्चों की गवर्नेंस के साथ रोमांस करते हुए पकड़ा था और उसे छोड़कर चले जाने की धमकी दे दी थी। स्टीवा अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। इसी बीच स्टीवा की बहन एना कैरेनिना को अपनी भाई और भाभी के बीच चल रहे इस विवाद का पता चलता है। वह सेंट पीटर्सबर्ग में रहती थी और कैरेनिन नाम के सरकारी अफसर से विवाहित थी। भाई भाभी के झगड़े को सुलझाने एना मॉस्को आती है। धीरे धीरे कोशिश करके आखिर वह दोनों में सुलह करवा देती है और इस तरह उनका परिवार टूटने से बच जाता है। इस बीच डॉली की बहन किटी का 2 युवक शादी के लिए प्रपोज करते हैं। उनमें से एक का नाम लेविन था जो काफ़ी बड़ी ज़मीन का मालिक था, जबकि दूसरे का नाम व्रोंस्की था और वो मिलिट्री में अफसर था। किटी लेविन को ठुकराकर व्रोंस्की का प्रस्ताव मान लेती है। इससे लेविन निराश हो जाता है और अपने गांव वाले ईस्टेट पर चला जाता है। लेकिन इसी बीच व्रोंस्की एना से मिलता है और उसे दिल दे बैठता है। किटी को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ दिन बाद एना वापस सेंट पीटर्सबर्ग चली जाती है। वह व्रोंस्की के बारे में सोचती है। वे शादीशुदा थी लेकिन उसका पति कैरेनिन एक फेक इंसान था। वह दिखावे में यकीन करता था, उसमें इमोशंस भी नहीं थे और उसे प्यार करना भी नहीं आता था। एना उसके साथ होते हुए भी खुद को अकेला और प्यार से रहित मानती थी। इसके विपरीत व्रोंस्की इमोशन से भरा हुआ था। उसे प्यार का इजहार करना भी आता था, मगर शादीशुदा होने की वजह से एना व्रोंस्की को भूलने की कोशिश करती थी। उसको लगता है ये प्यार नहीं, सिर्फ एक इन्फैचुएशन थी। लेकिन व्रोंस्की एना के प्यार में उसके पीछे पीछे सेंट पीटर्सबर्ग चला जाता है और वह दोनों की मुलाकात होने लगती है। इससे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इस बीच एना व्रोंस्की की कज़न बेस्टी से भी मिलती है जो काफ़ी खुले विचारों की थी। उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते कि प्यार सच्चा हो। बेट्सी अपने लिबरल विचारों से एना की सोच को काफी प्रभावित करती है। एक दिन एना अपने पति कैरेनिन के साथ एक पार्टी में जाती है। वहां एक व्रोंस्की से मिलती है। वो उससे कहती है कि किटी उसे चाहती है, लेकिन व्रोंस्की कहता है कि वो तो एना से प्यार करता है। बाद में कैरेनिन अकेले में ही घर चला जाता है क्योंकि उसे एना कहीं नजर ही नहीं आती। वह रात एना से पूछता है कि उसके और व्रोंस्की के बीच क्या चल रहा है, लेकिन वो कहती है उन दोनों के बीच में कुछ नहीं। एक दिन व्रोंस्की घुड़सवारी प्रतियोगिता में भाग लेता है। एना और कैरेनिन भी वहां रेस देखने आए हुए होते हैं। वहां कैरेनिन देखता है कि एना व्रोंस्की के कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी।
इस बीच व्रोंस्की एक गलती कर देता है और उसका एक घोड़ा गिर जाता है। ये देखकर एना बहुत परेशान हो जाती है। बाद में कैरेनिन जब एना से व्रोंस्की के बारे में पूछता है तो वह कबूल कर लेती है कि वह व्रोंस्की से प्यार करती है। यह सुनकर कैरेनिन को काफ़ी शौक लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह एना से प्यार करता था, बल्कि उसे लगता था कि वह एक मुकम्मल आदमी है और कोई भी औरत उसकी पूजा करेगी। इस बीच किटी मानसिक शांति की तलाश में जर्मनी चली जाती है और वहाँ एक स्पा में अपनी थेरेपी शुरू करती है। वहाँ उसे लेविन का बीमार भाई निकोलिया भी मिलता है। वह भी वहाँ थेरेपी के लिए आया हुआ होता है। उसे किटी को लेविन के बारे में बहुत सी अच्छी बातें पता चलती है। लेविन का सौतेला भाई सेर्गी उससे मिलने देहात वाले ईस्टेट में आता है। वह उसे डांटता है कि मॉस्को में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इतने बड़े रसूख वाले पोस्ट क्यों छोड़ दी। लेविन कहता है कि वह जॉब उसे बोरिंग लगती थी और उसे ब्यूरोक्रेसी में काम बिल्कुल रास नहीं आते। लेविन ईस्टेट पर किसानों के साथ काम करना जारी रखता है। वह नए परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन जब वह नए इंस्ट्रूमेंट लेकर आया तो किसानों ने उन्हें इस्तेमाल करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। धीरे धीरे लेविन और फ्रस्ट्रेट होता जाता है। एक दिन वह डॉली से मिलने घर जाता है। किटी भी अब घर लौट आई थी। डॉली ने लेविन से कहा कि किटी से बात करे। लेविन और किटी एक डिनर पार्टी में एक दूसरे से बात करते हैं। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पनप उठता है और वे जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दूसरी ओर एना पति से तलाक मांगती है, लेकिन कैरेनिन तलाक देने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि दुनिया के सामने उन्हें अभी भी पति पत्नी की तरह नजर आना चाहिए। वह नहीं चाहता कि समाज में उसकी बदनामी हो। मगर उसके बाद एना अपने देहात वाले घर में रहने चली जाती है। वहाँ वे और व्रोंस्की अक्सर मिलते रहते हैं। एक दिन एना व्रोंस्की को बताती है कि उसे बच्चा होने वाला है। एक दिन कैरेनिन देहात वाले घर में एना से मिलने आता है, लेकिन देखता है कि व्रोंस्की भी एना से मिलने आया हुआ होता है। इससे उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। उसके जाने के बाद कैरेनिन एना को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन एना को प्रसव वेदना शुरू होती है। उसी दौरान वो कैरेनिन से माफ़ी मांगती है और वह उसे माफ़ कर देता है। वो कहता है कि अब वो उसे तलाक देने के लिए तैयार है, लेकिन अब उसके लिए तलाक ज़रूरी नहीं रह गया। बच्चा होने के बाद वह उसे कैरेनिन के पास छोड़कर खुद व्रोंस्की के साथ इटली घूमने चली जाती है। एक दिन जब वे वापस लौटते हैं तो समाज के लोग उसके ऐसे बर्ताव की बहुत निंदा करते हैं और उसे स्वार्थी आदि कहते हैं। वह और व्रोंस्की सबसे अलग रहने लगते हैं। कभी कभार एना अपने बच्चे से मिलने कैरेनिन के घर जाती रहती है। इसी बीच उसे समाज के दोगलेपन पर गुस्सा भी आता है कि व्रोंस्की की तो कोई भी निंदा नहीं करता, वह कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन एना घर में कैद होकर रह गई है। लोग सिर्फ औरत की आलोचना करते हैं। उधर शादी के बाद लेविन कुछ उदास हो गया था। शादीशुदा जिंदगी से वह खुद को कैद महसूस करता था। उसके पहले की आज़ादी खो गई थी। एक दिन किटी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे वह और परेशान हो जाता है। इसी बीच उसकी बहन डॉली और उसका पति स्टीविया उससे मिलने उसके घर आते हैं। स्टीविया का एक दोस्त भी आया हुआ था। वह किटी से फ्लर्ट करने लगता है। इससे लेविन गुस्से में आ जाता है और उसे घर से निकाल देता है। डॉली एक दिन एना से मिलने उसके घर जाती है। वह भी देहात में रह रही थी। डॉली ने देखा कि उसका घर काफ़ी बड़ा था और वह उसे बहुत खुश नज़र आई, लेकिन बाद में उसे पता चला कि एना को सोने के लिए नींद की गोलियां की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन लेविन और किटी रहने के लिए मॉस्को चले जाते हैं। वहाँ की महंगाई देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है। लेविन फिर से लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है और इलेक्शन आदि में भाग लेता है। इसी बीच किटी एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन लेविन का अपने बेटे के प्रति मिक्स्ड इमोशन पैदा हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह अपने बेटे से प्यार करता है या नहीं। उधर एना की खींच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि व्रोंस्की उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। जब वो उससे मिलने आता है तो वह कहती है कि वह जानबूझकर उससे दूर रहता है। वो उससे पहले अपनी माँ को ज़्यादा मानता है, लेकिन व्रोंस्की उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह सच में काम में बहुत व्यस्त है। तभी वो कहता है कि उसे किसी काम से जाना है। इससे एना और गुस्सा हो जाती है।
व्रोंस्की के जाने के बाद एना उससे टेलीग्राम भेजती है कि अर्जेंटली घर आए, लेकिन इसके बाद वह अपने बर्ताव के लिए एक माफ़ी से भरा नोट भी भेजती है। इस बीच वह डॉली से मिलने जाती है और उसे अलविदा कहकर वापस आ जाती है। घर आकर एना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच विचार करती है। उसने कैरेनिन और व्रोंस्की दोनों को खो दिया था। वह सोने के लिए नींद की गोली लेती थी। तभी वह सोचती है कि व्रोंस्की से ट्रेन स्टेशन पर मिलेगी जो आज लौट रहा था। यह सोचकर वह ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है। उस पर नींद की गोलियों का नशा था और दिल में बहुत निराशा भरी हुई थी। तभी एक ट्रेन आती है और एना को अपने दुख का तीव्र एहसास होता है और वह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। 2 महीने बाद लेविन, उसका सौतेला भाई सेरेगी और व्रोंस्की सेल्विक लोगों के आंदोलन में उनका साथ देने के लिए सर्बिया जाते हैं। स्लाव्स लोग टर्की से आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे। किटी लेविन के उदास मूड को देखकर अक्सर परेशान रहती। लेविन मिड लाइफ क्राइसिस में जूझ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिंदगी आखिर क्या है। एक दिन वह एक किसान को कहते हुए सुनता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ अपना पेट भरना नहीं, बल्कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए अच्छाई के लिए खुद को समर्पित कर देना ही जिंदगी का असली मतलब है। यह सुनकर लेविन को नई दिशा मिलती है। उसे लगता है कि वह अपने स्वार्थ की वजह से दुखी रहता है। इसके बदले जब उसे दूसरे की खुशी के लिए काम करना चाहिए। एक दिन भयंकर तूफान आता है। सब लोग एक घर में शरण लेते हैं। तभी लेविन देखता है कि किटी और उसका बेटा अभी भी बाहर है। वह उन्हें लेने के लिए दौड़कर बाहर जाता है। तभी एक ओक का पेड़ उखड़ कर गिरता है। लेविन किसी अनहोनी के डर से कांप उठता है, लेकिन तभी देखता है कि किटी और उसका बेटा सकुशल है। पहली बार लेविन को ये एहसास होता है कि वह अपने बेटे से कितना प्यार करता है। यह देखकर किटी भी खुश हो जाती है। लेविन सबको लेकर घर के अंदर जाता है और यहाँ कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।